डीसी मोटर के बारे में सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसका एक रिवीजन हो जाए, तो थोड़ा पहले दिमाग के अंदर सेट करना कि डीसी मोटर के अंदर अपनों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो डीसी मोटर मतलब डीसी तरह मोटरें थी, और उसमें सिद्धांत क्या था, चुंबकीय क्षेत्र में करंट ले जाता हुआ चालक रखें तो उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है, तो ये उसका सिद्धांत था, है ना। करंट ले जाता हुआ चालक था, उसमें वो लेंज का नियम था, उसमें उस करंट का विरोध करता है जिससे वो पैदा होता है, तो इसलिए वो टॉर्क उत्पन्न होता था। तो ये टॉर्क क्या सिद्धांत है उससे संबंधित। और सीरीज, शंट, कंपाउंड, ये 3 प्रकार हैं, और उसमें कंपाउंड में भी लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, डिफरेंशियल कम्युलेटिव, ये प्रकार थे उसके। इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी अपने को अभी देखनी है। अपन अभी जो प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं वो डीसी मोटर से संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी वो करने जा रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग में सेट कर लेना कि हमने जो पढ़ा था वो एक बार दोबारा याद आ जाए। और स्टार्टर 3.4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जैसे आपने पढ़ा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है, क्या क्या होता है, इसमें टर्मिनल के नाम क्या हैं, क्या क्या चीज़ें लगी रहती है, उसमें एनवीसी कॉइल होती है, ओवरलोड कॉइल होती है, एनवीसी कॉइल कहाँ जुड़ी रहती है, तो इससे संबंधित थोड़ा दिमाग में सेट कर लेवे। और उसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं क्या क्या होती है, सीरीज मोटर क्या विशेषता होती है कि बिना भार पे क्या होता है, इसकी स्पीड का, शंट है, कंपाउंड है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये जो थ्योरी में पढ़े हैं उससे संबंधित अपन प्रश्नोत्तरी अपन करेंगे। और स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण, क्योंकि मोटर है सबसे अधिक जो मोटर है डीसी मोटर का उपयोग होता है वो स्पीड कंट्रोल के कारण ही होता है। ऐसी की मोटरें जो है उसका स्पीड कंट्रोल थोड़ा टिपिकल है, डीसी मोटरों का गति नियंत्रण बहुत ही अच्छा होता है। इस कारण से डीसी मोटरें उस जगह प्रयोग की जाती हैं जहाँ पर आपको गति का नियंत्रण करना हो, बार बार मतलब कोई स्पीड कम ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए ही तो डीसी मोटर काम आती है। ये ट्रेन वगैरह है, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल है, ऑटोमोबाइल है, जिसमें भी जैसे स्कूटी वगैरह जो भी है आजकल, जैसे मतलब एक बैटरी वाली जो गाड़ियाँ निकलती है सब में डीसी मोटरें होती है। तो जो स्पीड कंट्रोल आसानी से होता है, और कौन कौन सी विधियाँ हैं ये थोड़ा जो पढ़ चुके हैं उससे संबंधित अपने को प्रश्नोत्तरी अपने को करनी है। तो अपन रिविज़न करते हैं डीसी मोटर का। और जैसे ये भारत स्किल के ऊपर जो एक स्टैंडर्ड असाइनमेंट बना हुआ है डीसी मोटर का, तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसका क्या क्या उत्तर होना चाहिए वो अपन एक बार फिर देखें। जैसा कि डीसी जनरेटर पिछला जो वीडियो था उसमें देखा आपने कि वो डीसी जनरेटर के क्वेश्चन आंसर आपने देखे हैं, ऐसे ही डीसी मोटर के क्वेश्चन आंसर अब शुरू करते हैं अपन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पहला प्रश्न डीसी मोटर से संबंधित जो भारत स्किल के ऊपर जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रश्न ये 57 का आ गया कि प्रतिरोध को मापने, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको किसका रेजिस्टेंस नापने जा रहे हैं। तो आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वैसे जनरली आप रेजिस्टेंस नापने के लिए तो ओम मीटर वगैरह काम में लेते हैं या मल्टीमीटर काम में ले लेते हैं, मेगर इंसुलेशन के लिए काम आता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर लिखा है आर्मेचर वाइंडिंग के लिए। तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए केल्विन ब्रिज, ये है ना, ये केल्विन ब्रिज काम में लेते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसकी एक्यूरेसी के लिए। तो पहले प्रश्न का जो 57 का सही उत्तर आपका डी है, ठीक है, ध्यान में रह जाएगा, इसका केल्विन ब्रिज काम में लेते हैं। अगला प्रश्न देखें, ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर फिर वापस आर्मेचर ही है। आर्मेचर को टेस्ट करने के लिए क्या है, आपने क्या देखते थे आप, ग्राउलर होता है ना, ग्राउलर से आपका आर्मेचर टेस्ट करते थे, और वो भी एक्सटर्नल ग्राउलर है। एक्सटर्नल और इंटरनल 2 प्रकार के ग्राउलर होते हैं। तो ग्राउलर जैसे आपने पढ़ा तो आर्मेचर को टेस्ट करने के लिए, तो इसमें ये लिखा है कि ओपन सर्किट के लिए वाइंडिंग का परीक्षण करना है, शॉर्ट और ओपन दोनों के लिए, तो होता है उसके लिए एक्सटर्नल मतलब बाहरी ग्राउलर, है ना। अंदर का जो है वो तो स्टेटर के लिए काम आता है। अगर मोटर की वाइंडिंग है ना, ऐसी की मोटर की जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का स्टेटर है, उसके अंदर कोई टर्न शॉर्ट तो नहीं है, ये चेक करना हो तो इंटरनल, और आर्मेचर को टेस्ट करना है तो एक्सटर्नल, सी सही है, ठीक है। अब आगे देखें, ये अगला जो प्रश्न आ रहा है आपका, ये प्रश्न क्या है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है, ये कौन सी विधि चित्र में दिखाई गई है। पहले तो ये देखो कि इसमें ये मोटर कौन सी है, ये आर्मेचर है और सीरीज वाइंडिंग है, दोनों को सप्लाई यहाँ दे रखी है। तो ये कौन सी मोटर है, डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर का जो भी कंट्रोल होता है वो डाइवर्टर सिस्टम होता है। डाइवर्टर मतलब करंट को डाइवर्ट करना है, करंट को डाइवर्ट करना, अगर आर्मेचर के पैरेलल में है तो आर्मेचर डाइवर्टर, और फील्ड के पैरेलल में है तो फील्ड का डाइवर्टर। तो यहाँ जो चित्र दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका,
आर्मेचर दे रखा है और उसके साथ में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये जो तीर का निशान है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, तो ये क्या हो गया, आर्मेचर का डाइवर्टर हो गया, मतलब करंट को डाइवर्ट करना। ये पहले जो सीधी करंट यहाँ जा रही थी ये चीज़ है, तो करंट जैसे ये पैरेलल में करंट अलग अलग रास्ते से जाती है, तो करंट को बाईपास करने का रास्ता दे दिया, तो ये करंट का डाइवर्टर हो गया। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, डी है ना, 59 का डी हो गया, आर्मेचर डाइवर्टर। अगला प्रश्न, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। यहाँ आपने जो वाइंडिंग वगैरह करी थी, जनरली अपन ये मान के चलते हैं कि वाइंडिंग में हमेशा सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर ही काम में लेते हैं। इसमें ये तो लिखा नहीं है कि शंट फील्ड है कि सीरीज फील्ड है ना। सीरीज फील्ड अगर होता तो अभी डीसीसी वायर और ऐसा कुछ कह सकते थे अपन, सीरीज फील्ड में मोटा तार होता है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग सिंपल है, तो सभी के अंदर कौन सा होगा, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। बाकी तो डबल सिल्क कॉटन ये ट्रांसफार्मर में होता है, पहले ही आपको बताया था कि वाइंडिंग करने के लिए ये तो 60 का ए सही है, ठीक है। 7 डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, गणना करने का सूत्र क्या है, तो गणना करने का सूत्र क्या होता है, आरपीएम, एन इंडिकेशन एन है, बैक ईएमएफ और फ्लक्स, ठीक है ना। जो टॉर्क होता है मोटर का, जो टॉर्क है वो बैक ईएमएफ के तो समानुपाती और फ्लक्स के विलोमानुपाती, या स्पीड जो होती है, स्पीड जो समानुपाती होती है बैक ईएमएफ के, मोटर का जो आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ है उसके समानुपाती, और फ्लक्स के विलोमानुपाती, मतलब फाई तो नीचे होना चाहिए, ईबी ऊपर होना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ईबी बटे फाई, ए सही है, 61 का ए। अगला प्रश्न जैसे 62 है, इसमें क्या लिखा है, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने समानांतर रास्ते होते हैं। यहाँ पहले भी ये जनरेटर में भी ऐसा ही प्रश्न आया था, डुप्लेक्स है ना, डुप्लेक्स है तो उसका दुगुना करना है, लैक्स जितने होंगे वो। अब लैप है तो जितने पोल हैं उतने रास्ते होते हैं, ठीक है, तो जितने पोल है उतने रास्ते होते हैं, तो 4 पोल है तो 4 रास्ते हो गए, वो सिंप्लेक्स के लिए हो गया, और डुप्लेक्स है तो 8, तो इसका सही क्या होना चाहिए, 62 का 8 आना चाहिए, तो इसका 62 का डी सही है, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कर दूं चेंज, यहाँ डुप्लेक्स लिखा है ना, ये तो रहने देता हूँ, या लैप की जगह वेव लिखूंगा तो क्या आएगा, वेव है तो 2 होंगे, वेव में सिंप्लेक्स डुप्लेक्स जो भी, तो वेव 2 ही होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर वेव लिखा होगा ना शब्द, वेव में हमेशा 2 ही होते हैं, पोलों की संख्या और उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ अगर शब्द वेव वाइंडिंग, हो सकता है क्वेश्चन में चेंज कर दे, यहाँ वेव वाइंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा तो 62 का ए हो जाएगा, है ना। वेव करके चेक करना तो 62 का 2, ये 62 का ए आंसर आएगा, फिर वो वेव हो तो, ठीक है। अगला, आर्मेचर में घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा देखने के लिए कौन सा नियम काम आता है। पहले आपने ये पढ़ा है, पहले थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है कि घूमने की दिशा कैसे निकालते हैं डीसी मोटर में, कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा वो घूमने की दिशा बताएगा, अगर ये इसको करंट की दिशा में रखा जाए और चुंबकीय क्षेत्र में दिशा में, तो अंगूठा करंट टॉर्क की दिशा बताता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड रूल, कौन सा ऑप्शन सही है, 63 का सी, है ना, 63 का सी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर, यहाँ पर एक चित्र होगा, उस मोटर का नाम बताना है आपको। ये देख लो, ये कौन सी डीसी मोटर है भैया, आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी मोटर होगी, हाँ शंट है ना, शंट, बस ठीक है, आर्मेचर के पैरेलल में तो शंट हो गया। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। यहाँ पर फिर वही प्रश्न आ गया, फ्लेमिंग के बाएं, भाई मोटर है तो वो बाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ में ही तो ये करंट की दिशा, उंगली करंट की दिशा वो, और अंगूठा घूमने की दिशा बताता है, तो वो दोनों में यही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, तो 65 का सी, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल है। अगला प्रश्न है,
डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? अब यहाँ पर करंट कैलकुलेट करनी है, आर्मेचर की करंट आपको कैलकुलेट करनी है, तो कैसे निकालेंगे? आर्मेचर की करंट निकालनी है, बैक ईएमएफ क्या होता है? V माइनस आई ए इंटू आर ए होता है, और आई ए इंटू आर ए, तो आई ए निकालना है, आई ए निकालना, तो ई बी माइनस ये V माइनस ई बी, 66 का C। अगला, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? अब वापस भी फ्लक्स की दिशा देखने के लिए बार बार फिर वही आता है, डीसी मोटर है तो कौन सा है? फ्लेमिंग का ये कॉर्क-स्टोन नियम, दाहिना हाथ का नियम, ये 2A और B तो नहीं है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल C, तो कौन सा हो गया? 67 का C। अब यहाँ पर अगला प्रश्न एक और है, ये चित्र जो दिया गया है, शॉर्ट शंट तो है, शॉर्ट शंट तो हो गया, और कम्युलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड ये है भाई, शंट वाइंडिंग है, सब कुछ है, कंपाउंड भी है, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर वो भी कम्युलेटिव शॉर्ट शंट है, लॉन्ग शंट है ही नहीं, सीरीज नहीं है, शंट नहीं है, तो इसका 68 का डी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। 69 यहाँ पर देखो कि ये डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईएमएफ गणना करने का सूत्र जो जनरेटर में था वही का वही होता है, 5ZNP 16/A, यही फार्मूला होता है, 5ZNP 16/A। देखो इसमें कौन सा है, कौन सा सही है? 69 का 5ZNP 16/A, ये C सही है, इसका 69 का C सही है। अगला यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, ये ग्राउलर का चित्र है। ऐसा ग्राउलर आपने देखा है ना फिजिकली, जिसमें मोटर को टेस्ट भी करते हैं, आर्मेचर को टेस्ट करते हैं, आर्मेचर टेस्ट करने के लिए काम आता है। इस टाइप का इसमें एक कॉइल बनी रहती है, आर्मेचर इसके ऊपर रखा जाता है और उसको अपन टेस्ट करते हैं, है ना, आर्मेचर की वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं। तो आर्मेचर टेस्ट करने के लिए ये एक्सटर्नल ग्राउलर है, ठीक है ना, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है ये। तो ये यहाँ पर जो उपकरण, ये चित्र देख लिया आपने अच्छी तरह, चित्र को एक बार और देख लो, उसके बाद फिर ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन देखें, मेगर ये है नहीं, दूसरे पेज पे देखते हैं, अर्थ टेस्टर ये नहीं है, आंतरिक ग्राउलर ये भी नहीं है, और एक्सटर्नल ग्राउलर है ये जो चित्र था वो एक्सटर्नल ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर। तो कौन सा 70 का कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? डी, 70 का डी है। अब एक उत्तर देखें, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? अगर पिच छोटा होता है, पोल पिच का फार्मूला स्लॉट बटा पोल, ठीक है, पोल पिच और कॉइल बनाते हैं उसका जो पिच है, थोड़ी कॉइल छोटी रखी जाती है, जो कॉपर की बचत होती है, तो उसको अपन शॉर्ट पिच कहते हैं। आर्मेचर में भी यही होता है ना, तो इसको अपन कहेंगे फुल पिच, हाफ पिच, लॉन्ग और शॉर्ट। तो कौन सा होना चाहिए? शॉर्ट, जो कम है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, उसमें एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा जोड़ के रखते हैं और सीधा वो नेगेटिव से जुड़ जाता है। तो LFA या LZA और N टर्मिनल होता है, जो NVC कॉइल जो है उसके सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, वो क्यों लगाया जाता है? होल्डिंग कॉइल, NVC कॉइल को होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित रखने के लिए। ये सही उत्तर तो यही है, 72 का ये, करंट को बढ़ाने के लिए होता नहीं है, पकड़ने के वोल्टेज ये इसके नहीं, ये भी नहीं है, ऑप्शन ये नहीं है, सही ऑप्शन है इसका ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? कॉइल में करंट की लिमिट तय करने, सीमित रखने के लिए, ए। अगला प्रश्न देखें, अब यहाँ पर ये गति नियंत्रण वाला आपने पढ़ाई था, है ना, स्पीड कंट्रोल। सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल अलग अलग विधियों की होती है। ये तो एक टैप्ड कंट्रोल होता है, एक डाइवर्टर सिस्टम होता है, 2 सिस्टम होते हैं ना, तो फील्ड को कंट्रोल करना है, डाइवर्टर सिस्टम या टैप्ड कंट्रोल। तो टैप्ड कंट्रोल होता है, वो तो मिक्सी की जो मोटर होती है छोटी वाली, उसमें तो टैपिंग निकाल के रखते हैं। और अगर कोई ट्रेन वगैरह होती है ना, तो ट्रेन के अंदर वो डाइवर्ट सिस्टम होता है, वो फील्ड को डाइवर्ट करना। तो इसमें अब देखें कि डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, तो वो डाइवर्टर सिस्टम है कि फील्ड को डाइवर्ट कर दो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए,
शंट फील्ड कोइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न ये है कि शंट फील्ड जो जोड़ते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर, तो शंट फील्ड के साथ में एनवीसी कोइल सीरीज में जोड़ते हैं। कारण ये कि अगर किसी कारणवश फील्ड अगर ओपन हो जाता है, फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड मोटर में फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन है तो मोटर की स्पीड बहुत हाई हो जाती है, उच्च स्पीड है, उसको रोकना तो एनवीसी कोइल सीरीज में जोड़ देते हैं फील्ड के सीरीज में। तो प्रश्न यही पूछा है कि फील्ड कोइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कोइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो भाई वो उसकी खतरनाक स्पीड पहुंच जाएगी, उससे रोकना है, तो नियंत्रण करना है। ऑप्शन देखें क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन इसके ये हैं, कोइल होल्डिंग कोइल की करंट बढ़ाने के लिए, ये तो है नहीं, है ना। होल्डिंग कोइल की करंट घटाने के लिए, ये भी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है इसका, है ना। तो इसका डी है। अगर शंट फील्ड ओपन रहा और मोटर चालू कर दे तो उसकी स्पीड बहुत खतरनाक होती है, तो फील्ड ओपन नहीं हो उसकी सुरक्षा के लिए एनवीसी कोइल को फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है, वो 3 पॉइंट स्टार्टर में। ठीक है, ध्यान में आ गया। अगला प्रश्न देखें। अब यहाँ पर कंपाउंड मोटर में आर्मेचर की, कंपाउंड मोटर जो है आपने देखा, कंपाउंड मोटर जो है ना उसमें 2 फील्ड होते हैं, 2 फील्ड होते हैं, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, मतलब 2 फील्ड होते हैं। अब इसे घूमने की दिशा बदलनी है, तो घूमने की दिशा बदलने के लिए आपके पास में ये होता है कि फील्ड या आर्मेचर दोनों में से किसी एक के सिरे आपको बदलने हैं। अब इसमें शंट के बदलें कि सीरीज के बदलें, फिर चक्कर पड़ जाएगा। कंपाउंड है तो क्या हुआ, अपने पास 2 फील्ड है, तो बढ़िया तरीका कौन सा होता है, आर्मेचर की चेंज कर दो, सबसे बढ़िया। अगर मान लो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड में से किसी एक को कर दिया तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव यूँ हो जाता है। तो इसमें पूछा है कि डीसी कंपाउंड मोटर, सिर्फ कंपाउंड लिखा है, कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है। आर्मेचर को ही बदलना पड़ता है, कारण रेटेड गति बनाए रखने के लिए वो नहीं है, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, मेंटेन मतलब उसकी विशेषताएं बनी रहेगी, अन्यथा क्या होगा, वो कम्युलेटिव की जगह डिफरेंशियल हो जाएगा फील्ड को चेंज करते ही। तो इसलिए सही उत्तर इसका बी होना चाहिए। आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए है नहीं, ओवरलोड से रोकने के लिए वो भी नहीं है। आर्मेचर के सिरे बदलने का मेन उद्देश्य क्या है कि उसकी विशेषताएं चेंज नहीं होगी, वो कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल जो भी बना हुआ है, जो बनाया गया लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट जो भी बनाया गया वो वही रहेगा, उसकी विशेषता चेंज नहीं होगी। इसी के लिए उसे घूमने की दिशा अगर बदलनी है कंपाउंड के लिए तो आर्मेचर के सिरे ही चेंज करते हैं, कारण कि उसकी विशेषताएं बनी रहे। तो ये 75 का कौन सा है, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 सामान्य गति से नीचे कौन सी, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है। अब जो उसकी सामान्य जो स्पीड है उससे आपको कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल 2 विधियां होती हैं, फील्ड और आर्मेचर। तो जब फील्ड में होता है तो स्पीड बढ़ती है और आर्मेचर से कंट्रोल करने पर स्पीड कम होती है। तो प्रश्न ये पूछा है रेटेड गति से आपको कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करना हो तो फील्ड के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, और कम करना हो तो आर्मेचर के सीरीज में आर्मेचर को कंट्रोल करना है। तो 76 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, आर्मेचर कंट्रोल, सी। 76 का ये सी सही है। अगला है, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। अब शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों चाहिए। अब स्टार्टर के अंदर क्या होता है, स्टार्टर के अंदर आर्मेचर के सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ के रखते हैं कि आर्मेचर की करंट को कंट्रोल करना, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। शुरू में मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेगी, कोई बैक ईएमएफ नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा हाई करंट लेती है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो स्टार्टर के अंदर जो है ना वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो जोड़ के रखते हैं सीरीज में, तो उससे आर्मेचर की करंट को नियंत्रण किया जाता है। तो ये स्टार्टर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इसमें यही पूछा है कि स्टार्टर का क्यों लगाया जाता है। तो ये क्षेत्र फील्ड वोल्टेज को कंट्रोल या इसके लिए तो फ़ायदा है ही नहीं। आर्मेचर करंट को कम करे, शुरू में आर्मेचर करंट को कम करे, ज़्यादा फ़ायदा तो इसमें है, ये फ़ायदा है। बाकी के सी और डी का ऑप्शन देख लो, वैसे वो ठीक नहीं है। आर्मेचर प्रतिक्रिया रिएक्शन रोकने के लिए भी ये काम नहीं करता है, और मोटर का स्मूथ चलाने के लिए वो भी नहीं है। तो मेन तो वह आर्मेचर करंट को नियंत्रण करने के लिए आपको स्टार्टर ज़रूरी है।
ठीक है। अगला जो है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक की है। अब यहाँ आपने जो वाइंडिंग वगैरह करी थी, वाइंडिंग में क्लास होती है, वाइंडिंग ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ऐसे अलग अलग क्लास हैं। उसका अलग अलग टेम्परेचर भी दे के रखा हुआ है कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे ये सहन कर सकता है, तो ऐसा मटेरियल जो यूज़ करो वाइंडिंग में, तो वो उसके क्लास के हिसाब से। तब बी क्लास का जो है, अब यहाँ बी क्लास इंसुलेशन में कौन सा मटेरियल काम में लेते हैं, तो कपास तो ये काम का नहीं, बांस भी काम का नहीं है। फाइबर ग्लास जो है वो अच्छा टेम्परेचर, मतलब बी क्लास जो है ना वो अच्छा माना जाता है। बी क्लास की जो वाइंडिंग है, बी क्लास वाली मोटर जो है उसका टेम्परेचर अच्छा है, 120 डिग्री टेम्परेचर तक उसकी वाइंडिंग जलती नहीं है। कॉटन है तो वो कम टेम्परेचर सहन कर सकता है, बांस भी कम टेम्परेचर सहन करता है, लेदर पेपर भी टेम्परेचर कम सहन करता है। ये अधिक अच्छा टेम्परेचर तो फाइबर ग्लास, तो 78 का सी फाइबर ग्लास जो है ये फाइबर ग्लास। अब यहाँ पर फिर वापस उसी से रिलेटेड हो गया, वाइंडिंग से रिलेटेड। श्रेणी एफ क्लास इंसुलेशन का तापमान क्या है। एफ क्लास सबसे हाईएस्ट जो अच्छी क्वालिटी की वाइंडिंग होगी वो एफ क्लास इंसुलेशन होता है। उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा होता है ना। तो अच्छे से अच्छा इंसुलेशन, इतने ज़्यादा गर्म होने पर भी वो मोटर अच्छी तरह चलती रहे, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें। तो वो जो वाइंडिंग है वो एफ क्लास इंसुलेशन की कहलाती है। तब यहाँ पर ये लिखा है एफ क्लास इंसुलेशन में टेम्परेचर कितना है मैक्सिमम, डी 79 का डी, जो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन वाला वो एफ क्लास है ना। कांस्टेंट स्पीड, एक सामान्य स्थिर, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, ऐसी स्पीड पे बनाए रखने के लिए। शंट मोटर है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। सीरीज में तो वो कम ज़्यादा होता है, कंपाउंड में भी थोड़ा, तो ये शंट जो है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 80 का बी। लिफ्ट एलिवेटर में अच्छी रहती है कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, तो लिफ्ट या एलिवेटर के लिए आपकी कम्युनिटी कंपाउंड लिफ्ट में जो डीसी मोटर होती है वो कम्युनिटी वाली, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, 81 का डी आएगा। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है, डाउन करता है, वो नीचे गति देता है, कौन सा। टैप्ड से स्पीड बढ़ती है, फील्ड डाइवर्टर से भी स्पीड बढ़ती है, आर्मेचर डाइवर्टर सिस्टम से स्पीड कम होती है। सीरीज मोटर है तो आर्मेचर का डाइवर्टर सिस्टम होता है, तो आर्मेचर नियंत्रण करना है, वो डाइवर्टर सिस्टम है। आर्मेचर डाइवर्टर से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो आपको स्पीड कम करनी है ना, रेटेड गति से नीचे चलाना है, उसको डाउन चलाना है, तो ये आर्मेचर डाइवर्टर होता है। 82 का डी। अब 4 पॉइंट स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम कट ऑफ हो गया, कट ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, अब पहले तो थोड़ी स्लो होगी, उसके बाद बंद होगी। बहुत तेज तो होगी ही नहीं, रन रिवर्स उल्टी भी नहीं चलेगी भाई, तेज नहीं चलेगी उल्टी नहीं चलेगी, ये दो तो गलत है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है आपका, मोटर रुक जाएगी लेकिन रुकेगी, लेकिन पहले धीरे चलेगी उसके बाद रुकेगी। तो पहले तो ये 83 का सही उत्तर होना चाहिए आपका बी। कार्बन कंपोजिशन, कार्बन और ग्रेफाइट का मिक्स करके फिर बनाते हैं क्या अपन, ग्रेफाइट का केवल कार्बन, प्योर कार्बन नहीं होता, कार्बन और ग्रेफाइट मिक्स होता है। वो क्यों होता है, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है, ये सही उत्तर इसका, ये सही है। कम्यूटेटर खंड जो है ना उस पर स्पार्किंग कम कर सकता है, इसके लिए आपको कार्बन और ग्रेफाइट मिक्स लिया जाता है ताकि स्पार्किंग कम हो। तो सही उत्तर आपका इसका डी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखें, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है। अब वो सीरीज मोटर जो है टॉर्क भी ज़्यादा होगा, वो करंट ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ नहीं है। अब यहाँ यही तो पूछा है कि भाई इसका स्टार्टिंग टॉर्क और गति इतनी ज़्यादा क्यों होती है बिना भार पे, लोड करंट फील्ड वाइंडिंग बैक ईएमएफ नहीं होने के कारण। तो 85 का तो ये सही उत्तर तो यही है। फिर भी दूसरा देख लेते हैं, बैक ईएमएफ नहीं होता है, सबसे बड़ा इसका सही उत्तर तो ए ही था। अगला जैसे 86, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करते समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आया, मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का आया, जैसे आपने डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड पढ़ा हो और उसकी विशेषता ध्यान में हो कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को चालू करते समय
सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट करके एक बार घुमाना पड़ता है, उसके बाद जब रनिंग में आ जाती है फिर सीरीज वाइंडिंग जोड़ देते हैं। शुरू में सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट करना पड़ता है, कारण ये कि डिफरेंशियल होता है ये। तो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों की दिशा अलग अलग होती है। तो मोटर भी अगर मान लो शुरू में बहुत ज़्यादा करंट लेती है मोटर, ठीक है, ज़्यादा करंट मोटर लेगी तो क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा करंट चली जाएगी, तो जिस डायरेक्शन में सीरीज वाइंडिंग है उस डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। फिर शंट वाइंडिंग है उधर घुमाने की कोशिश करेगी, तो फिर वो दोनों के चक्कर में पहिया जो है ना वो घूम नहीं पाएगा। तो एक निश्चित दिशा देने के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड, उसके लिए, बाकी दूसरी मोटर के लिए नहीं, सिर्फ डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए आपको पहले सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो सही दिशा में घूम सके। रोटेशन को उचित दिशा बनाए रखने के लिए तो ये सही है कि रोटेशन की दिशा बराबर बनी रहे तो ही, अगर नहीं तो ये दिशा, रोटेशन की दिशा, क्योंकि डिफरेंशियल है इसलिए। अब प्रश्न कम्युनिटी के लिए नहीं, ये डिफरेंशियल कंपाउंड है ना, तो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉक घुमाएगा, तो मोटर बेचारी घूमेगी किधर। तो इसको सीरीज को शॉर्ट ही कर दो ताकि एक बार घूमने लग जाए, उसके बाद सीरीज जोड़ दो। तो डिफरेंशियल में घूमने की दिशा सही रखने के लिए सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट करना पड़ता है। ये हो गया। अगला प्रश्न देखो, आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। यहाँ पर आर्मेचर को बैलेंस करना पड़ता है, जो भी रोटेटिंग पार्ट होता है उसमें वेट बराबर होना चाहिए। अगर वाइंडिंग में टर्न थोड़े छोटे खींच के, थोड़ा एक टर्न छोटा नहीं बड़ा हो गया तो उसमें एक तरफ भार अधिक हो जाएगा, एक तरफ भार कम हो जाएगा, तो वो आर्मेचर घूमते समय वाइब्रेट करेगा। उसको संतुलित करना है, आर्मेचर को बैलेंस करना है। आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए एक वैसे मशीन आती है, गतिशील संतुलन बनाने के, मतलब एक रोटेशन जो है ना डायनेमिकली बैलेंस करके रखना पड़ता है कि वो रोटेट करे, उस समय वाइब्रेशन नहीं हो, वेट बैलेंसिंग हो। तो वेट बैलेंस करने के लिए चारों ओर घुमा के देखना है, चारों ओर घुमा के देखना कि किस तरफ भार कम है, किस तरफ भार ज़्यादा है, तो ये रोटेट करते हुए बैलेंस बना के रखना है। तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए, चारों ओर घुमा के देखना है, चारों ओर घुमा के देखना कि किस तरफ भार कम है, किस तरफ भार ज़्यादा है, तो ये रोटेट करते हुए बैलेंस बना के रखना है। तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए, डायनेमिक, रोटेट करके ना फिर उसको बैलेंस किया जाए ताकि भार चारों ओर बराबर हो। अगला प्रश्न है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का, भाई रजिस्टेंस तो आपने देखे हैं, लेकिन वो किस मटेरियल के बने होते हैं, तो वो यूरिका, ये यूरिका जो है ना इसके बने होते हैं। तो 88 का ए सही है, नाइक्रोम के नहीं होते हैं, मैग्नीन के नहीं होते हैं, कॉन्स्टेंटेंस के नहीं होते हैं। अलग अलग गति पर एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चलाया जा सकता है। कौन सी कंपाउंड, वो कम्युलेटिव कंपाउंड जो होती है वो अलग अलग गति पे चल सकती है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जो है ना वो ज़्यादा बढ़िया होती है। कम्युलेटिव लॉन्ग शंट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है। कम्युलेटिव लॉन्ग शंट अलग अलग भार के ऊपर भी, इसमें सही उत्तर इसका कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, इसका सही उत्तर आपका बी है। अगला है, 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ी रहती है। अब यहाँ पर पहले एक प्रश्न आया था कि एनवीसी कॉइल कहाँ जोड़ते हैं, तो फील्ड के सीरीज में होती है, शंट फील्ड के सीरीज में जुड़ती है। तो ये ऑप्शन हो गया इसका डी, एक भी शंट फील्ड के सीरीज में जुड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पर ये एक वाइंडिंग का चित्र दे दिया, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये चित्र देखो पहले एक बार तो अच्छी तरह, ये तो लैप वाइंडिंग है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, लैप वाइंडिंग जो होती है ना, एक कोयल का एंडिंग सिरा दूसरी कोयल के स्टार्ट से, अगर ये वाला अगर यहाँ होता ना तो सिंप्लेक्स है, और ये यहाँ आकर के ना यहाँ जुड़ा हुआ दूसरी कोयल, तीसरी कोयल स्टार्ट है, कोयल नंबर 1, 2 और 3, एक नंबर का जो अंतिम सिरा तीसरे नंबर से है तो ये डुप्लेक्स है, ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। पहली कोयल का अंतिम सिरा यहाँ होता और यहीं से दूसरी कोयल शुरू होती तो सिंप्लेक्स, और पहली कोयल का ये सिरा अगर यहाँ से हट करके ना यहाँ होता और यहाँ चौथी कोयल और होती पहले का जो है उससे, तो फिर वो ट्रिप्लेक्स हो जाता। तो इस चित्र को देख करके ना आपको बताना है, ट्रिप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है नहीं, ट्रिप्लेक्स नहीं है, क्वाड्रुप्लेक्स वो भी नहीं है, ये डुप्लेक्स है। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये है तो ग्राउलर, ठीक है, ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर रखा गया है, तो आर्मेचर टेस्ट करने के लिए तो आता है, ये एक्सटर्नल ग्राउलर है, आर्मेचर रखा गया है, 2 सेगमेंटों के ऊपर रख करके यूँ चेक कर रहे हैं,
2 सेगमेंट के ऊपर रख करके मिली वोल्ट मीटर यहाँ लगा करके चेक करते हैं तो वोल्टेज देता है कि नहीं देता है। अगर इसमें ओपन होगा तो वोल्टेज नहीं देगा, सब जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज देता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो इसमें हो रहा है। तो अगर मान लो ये यहाँ और इस शाफ्ट के ऊपर होता तो अर्थ टेस्ट चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ वोल्ट मीटर तो यहाँ लगा हुआ है मिली वोल्ट मीटर, और यहाँ पर एक सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट के ऊपर चेकिंग हो रहा है, इसलिए ये ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है। तो 92 का ए सही है, ये है ना। अगला देखें 93, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों पर प्राप्त करने के लिए किस डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों पर प्राप्त करने के लिए किस विधि, वार्ड लियोनार्ड जो विधि है उसके अंदर आपने देखा होगा कि इसमें डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं, दोनों मेथड इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कंट्रोल मेथड है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और सामान्य गति से नीचे दोनों अगर चाहिए तो आप ये विधि अपनाते हैं। टैप्ड कंट्रोल में स्पीड बढ़ती है, आर्मेचर कंट्रोल में स्पीड कम होती है, फील्ड कंट्रोल मेथड में स्पीड बढ़ती है, कम नहीं होती है। इसमें केवल कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। इसमें भी फिर बढ़ती है, कम नहीं होती। इसमें कम और अधिक दोनों होती है। तो प्रश्न ये पूछा है कि दोनों गतियाँ प्राप्त करने के लिए, तो ये है आपका वार्ड लियोनार्ड विधि होती है ना। अगला प्रश्न देखें, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, मतलब स्पार्किंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, कम्यूटेटर बहुत ज़्यादा स्पार्क करता है, क्या कारण हो सकता है। आर्मेचर में कोई शॉर्ट होगा तो, या GNMA बदल गया हो तो, या फील्ड कनेक्शन से तो नहीं होता है। GNMA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे ब्रश की पोजीशन होनी चाहिए थी, वो अगर ब्रश खिसक जाते तो स्पार्किंग ज़्यादा होती है। बाकी तो या तो शॉर्ट होने पर होता है, आर्मेचर की कॉइल अगर शॉर्ट हो जाती तो स्पार्किंग ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है, ब्रश की स्थिति गलत है, GNMA पे नहीं है, इसलिए स्पार्किंग ज़्यादा हो रही है। गलत फील्ड कनेक्शन से तो क्या होगा, तो उल्टा चलेगा, इससे कोई स्पार्किंग पे थोड़ी फर्क पड़ता है। अब घूर्णन की गलत दिशा, भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता। गलत आर्मेचर कनेक्शन गलत क्या करोगे, ये लेफ्ट का राइट के, तो घूमने की दिशा बदलेगी। स्पार्किंग, इससे स्पार्किंग का लेना देना नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है। तो सब ब्रश की जो स्थिति है वो अगर गलत हो जाए तो स्पार्किंग बढ़ जाती है। तो 94 का सही उत्तर आपका ये है। अब 95, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या है। अब जो मोटर जो चल रही है उसमें बैक EMF जो उत्पन्न होता है, वो बैक EMF क्या काम करता है, टॉर्क देने का काम करता है। भी प्रेरित EMF क्या काम करता है, वो तो करंट चलाता है और मेन सप्लाई का विरोध करता है। सबसे बड़ा जो फायदा ये, इसका नाम ही बैक EMF रखा है। बैक EMF मतलब पीछे से उत्पन्न होता है और विरोध करता है, मेन जो सप्लाई है वोल्टेज उसका विरोध करता है। तो सही उत्तर इसका बी। आगे, किस मोटर की ये विशेषता है, ये कर्व ऐसा है, लोड यहाँ पर जो टॉर्क और स्पीड है ना, टॉर्क और स्पीड के अंदर जैसे कर्व है, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता है तो स्पीड कम होती है। ये किसका है, कर्व देख करके बताओ। भाई सीरीज़ का होता है तो वो यहाँ से यूँ ऐसे बढ़ता हुआ होता है, शंट का यहाँ से यूँ होकर फिर डाउन होता हुआ था, ये यहाँ से फिर ये ऐसे बैलेंस होता है। तो ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड का है, ये तो एक कम्युलेटिव कंपाउंड का है। 96 का सी। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। ये एक बार पहले भी एक प्रश्न आया था, क्या उद्देश्य होता है, कॉइल की जो करंट है उसको लिमिट में रखना है। तो इसका सही उत्तर है 97 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड क्यों की जाती है, क्योंकि अधिक से अधिक करंट उसमें से जा सके, क्योंकि वो आर्मेचर के सीरीज में होती है। तो मोटे तार होगा तो ही तो अधिक से अधिक करंट जाएगी। अब यहाँ पर ये लोड करंट को ले जाने के लिए, ये है लोड करंट को ले जाना है उसको पूरा, उसके लिए मोटे तार की चाहिए। सही उत्तर इसका बी है, लोड करंट अधिक से अधिक ले जा सके। अब यहाँ फिर एक चित्र है, दिख रहा है ना आपको, फील्ड जो है आपके पैरेलल में दे रखी है, फील्ड पैरेलल। ठीक है, तो फील्ड पैरेलल मेथड, तो इसका सही आपका ए
फील्ड पैरेलल मेथड है ये, ठीक है। आगे बढ़ो। कतरनी मशीनों के लिए कौन से प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन मतलब को काटने के लिए जो शेयरिंग मशीन आती है उसमें कौन सी मोटर काम में लेते हैं? कम्युनिटी कंपाउंड ही सबसे अधिक काम आती है। कम्युनिटी कंपाउंड का उपयोग सबसे ज़्यादा शेयरिंग मशीन में, लिफ्ट में, एलिवेटर में, सब में यही आता है। तो शेयरिंग में भी कौन सी काम आएगी? कम्युनिटी कंपाउंड सबसे ज़्यादा इसको उपयोग होता है। तो कंपाउंड जो है ना, डीसी कंपाउंड मोटर को प्रायोरिटी कहाँ देते हैं? कंपाउंड मोटर कहाँ अच्छी रहती है? तो कांस्टेंट स्पीड के लिए तो शंट पे लगा दो, तो कंपाउंड की क्या जरूरत है? शंट से काम चल जाएगा। लगातार लोड आवश्यकता है, अलग अलग लोड की आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति, अलग अलग भार पर कांस्टेंट स्पीड में चले तो फायदा है आपका, है ना। अलग अलग गतियों पे भी कांस्टेंट स्पीड बनी रहे तो वो कंपाउंड काम की। तो सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर इसका डी हुआ, ठीक है। 102 डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर एक दोबारा यही क्वेश्चन आ गया कि स्टार्टर की आवश्यकता क्या है? कंट्रोल करता है तो उससे आर्मेचर की करंट को कंट्रोल करता है स्टार्टर जो है वो। 102 का डी। अगला, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपको पहले ही बताया कि आर्मेचर को टेस्ट करना है तो एक्सटर्नल ग्राउलर जो है वो पहले बताया ही है आपको। एक्सटर्नल ग्राउलर होता है जो आर्मेचर को टेस्ट करने काम आता है। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सब टेस्ट उससे होते हैं। तो ग्राउलर जो है वो काम आता है। मेगर तो इंसुलेशन देखने काम आता है, मल्टीमीटर और ओम मीटर वो कंटिन्यूटी देखने में उसके काम आता है। तो सही उत्तर इसका ग्राउलर जो है ना, ये बी, 103 का बी है, वो सही है। अगला है, 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? अब पहले प्रश्न आया था सीरीज में जोड़ना, और यही प्रश्न आ गया सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो गई तो इसकी स्पीड बहुत खतरनाक हो जाती है। उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए, तो मैंने ये बताया कि अगर फील्ड गलती से ओपन हो गया तो वो बहुत हाई स्पीड, इतनी खतरनाक स्पीड पे चल जाती है मोटर, इसलिए उच्च गति पे रोकना है उसको। तो प्रश्न क्या था आपका? 104 का डी। किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं के बिना बदले, कंपाउंड मोटर की विशेषता चेंज नहीं हो, वो डिफरेंशियल और कम्युलेटिव इस प्रकार से नहीं हो, और अपने को घूमने की दिशा भी बदलनी है, तो क्या करेंगे? आर्मेचर की सीरीज चेंज करेंगे। तो वो मेथड सबसे बढ़िया अच्छा है कि आर्मेचर की सीरीज चेंज कर दो, तो फील्ड की सीरीज चेंज करने के तो फिर वो सीरीज और शंट और कम्युलेटिव डिफरेंशियल वो थोड़ा अंतर आ जाता है। तो ये कंपाउंड मोटर में डायरेक्शन चेंज करना, DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये बदलने के लिए कौन सा मेथड अच्छा रहता है? चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, सबसे बढ़िया तो यही तरीका है। ए है चेंज आर्मेचर, है ना, ठीक है। 106 3 पॉइंट स्टार्टर के फील्ड के साथ सीरीज में जुड़े NVC कॉइल का उद्देश्य, एक बार फिर से ये 2-3 बार आ रहा है यही क्वेश्चन, क्योंकि फील्ड के सीरीज में ही NVC कॉइल जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? मालूम पड़ गया कि भाई उसको फील्ड को सुरक्षित करने के लिए, अगर ओपन हो जाए तो खतरनाक स्पीड से रोकने के लिए, ऐसे ऐसे जो भी है, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, गति में वृद्धि बहुत खतरनाक हो जाए उसको रोकने के लिए। तो इसका जो है ना सही उत्तर इसका यही है, 106 का डी है। खतरनाक स्पीड नहीं है इसके लिए। 107 भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? भार अचानक बढ़ जाए तो भी सहन कर ले, स्पीड भी बराबर बना के रखे, भार कम ज़्यादा भी हो तो स्पीड बराबर बना के रखे। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जो है, ये वाली कम्युलेटिव कंपाउंड, ये मोटर सबसे बढ़िया होती है इसके लिए, ठीक है। अगला है, मिक्सी मशीन की मोटर की गति जो है, आपको पहले ही बताया था, मिक्सी की जो मोटर होती है अपने घरेलू मिक्सर मशीन, उसकी स्पीड कंट्रोल करने की विधि कौन सी थी? अलग अलग टैपिंग निकालते हैं तो टैप्ड कंट्रोल है। तो अब इसमें क्या आना चाहिए? टैप्ड कंट्रोल 108 का
सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड। तो ये टैपिंग मेथड जो है ये काम में लेते हैं मिक्सी मशीन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, टैप्ड मेथड। ठीक है, 108 का ये सही उत्तर आपका डी है। शून्य से सामान्य और सामान्य से अधिक, और वो भी भार पर, है ना, एक आसान बदलाव। इजीली जो चेंज होता है ना, आसानी से जो चेंज कर सकते हैं, वो विधि है वार्ड लियोनार्ड। इस विधि से आप आसानी से कर सकते हो। तो 109 का सही उत्तर आपका डी है ना, 109 का डी उत्तर सही है। मोटर वाइंडिंग आपने करी है, वो टेप क्यों बांधते हैं? टेप क्यों बांधते हैं? बाद में वाइंडिंग करने के बाद टेप जो बांधते हैं, टेप क्यों बांधते हैं? फिर ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये सी जो है 110 का सी, ये ज़्यादा बढ़िया है। 110 का कंडक्टर को बांध के रखना है, कंडक्टर उसको बांध के रखना। इंसुलेशन के लिए तो काम आता नहीं, कॉटन जो है वो तो चालक को बांध के रखना है। यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 111, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच, ये आपका फ्रंट पिच मतलब आगे वाला पिच, वो ज़्यादा होता है पीछे वाले से? आगे वाला ज़्यादा, पीछे वाले से आगे वाला ज़्यादा हो, है ना। फ्रंट पिच पीछे पिच से अधिक है, पीछे वाले पिच से फ्रंट का पिच अधिक है, तो वो रिट्रोग्रेसिव होगा। तो वो पीछे वाला तो छोटा रह जाएगा, आगे वाला ज़्यादा हो जाता है, तो वो रिट्रोग्रेसिव होता है। तो सही उत्तर ये इसका डी है, 111 का डी। 112, वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री में क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है? हाई एलॉय शीट जो है, हाई एलॉय शीट है, वो आपका रिड्यूस करता है। तो इसका सही उत्तर आपका सी। 4 पोल में कैसे करते हैं? 4 पोल की जो वाइंडिंग है, 4 पोल ऐसे बनाए गए हैं, उसमें आप जो कनेक्शन करते हैं, तो कनेक्शन किस हिसाब से करते हो? एक में नॉर्थ पोल बनना चाहिए, एक में साउथ बनना चाहिए, फिर नॉर्थ बनना चाहिए, फिर साउथ बनना चाहिए। उसमें धारा प्रवाह की दिशा ही तो बदलेंगे तो नॉर्थ साउथ होगा। तो फिर ये 2 पोलों के विपरीत ध्रुव तक कैसे प्राप्त करते हैं? 2 पोल है, उसमें विपरीत ध्रुव तक, एक में नॉर्थ और एक में साउथ कैसे बनता है? एक में नॉर्थ बनता है, एक में साउथ कैसे बनता है? तो करंट की दिशा चेंज करने से। फिर 2 पोलों के कनेक्शन है, कोयलों की दिशा चेंज करने से। धारा प्रवाह को अलग दिशा में अगर कर दो तो वो नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ हो जाएगा क्या? धारा प्रवाह की दिशा बदलने से। करंट की दिशा बदल दो तो नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका डी है ना। 2 पोलों में पोलैरिटी आपको बदलनी है, तो करंट की दिशा आप बदल दो तो पोलैरिटी बदल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? अब जब वाइंडिंग करते हैं उस समय ये स्लॉट के ऊपर से ऐसे हथौड़ी से, ये चित्र दे रखा है, हथौड़ी से मार के क्या निकालते हैं ऊपर? वो वेजेज, वे स्लॉट के ऊपर जो बंद करते हैं ना, बास की वेज निकालने की ये विधि क्या दे रखी है? क्या देख रहे हैं? वो वाइंडिंग है नहीं, कनेक्शन है नहीं, तो ऊपर से वेज हटाने की प्रक्रिया है, और क्या है? अब यहाँ पर जो है खांचों की सफाई करना है नहीं, वाइंडिंग को निकालना, वाइंडिंग निकालने का नहीं, रिमूविंग ऑफ वेजेज, वेजेज को हटाने के लिए, ये पत्ती है, वेज को हटाने के लिए। तो सही उत्तर इसका सी है। ठीक है, वेज को हटाने के लिए ये पत्ती लगा करके ऐसे किया जाता है, ये चित्र दे दिया। अब यहाँ पर वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली, मॉइस्चर को नहीं सोखे, इस टाइप की कौन सी सामग्री है? ये एम्पायर कपड़ा, ये नमी को सोखता है। ट्रिप्लेक्स पेपर, ये भी नमी को सोखता है ना। मिनीलेक्स पेपर जो होता है, ये मिनीलेक्स पेपर है, ये नमी को नहीं सोखता है। सबसे बेस्ट जो पेपर है यही है, मिनीलेक्स पेपर। चित्र में क्या है ये? इसमें ये फ्रंट पिच, ये बैक पिच, ऐसे एक कोई लपेटी है, फिर दूसरी और आगे, तो ये सिंपल आगे बढ़ती हुई है तो प्रोग्रेसिव हो गया, और फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ तो लेफ्ट। तो चित्र देख करके ये प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रही है। रिट्रोग्रेसिव होता उल्टी चलती है।
तो इसकी जो ये ऐसे न ऐसे अगर उल्टा चित्र हो ना, ऐसे एक दूसरे के यूँ, एक लीड वायर ये इसकी आ रही है ना, इसकी लीड वायर ऐसे क्रॉस में जाती है तो रिट्रोग्रेसिव है, और ये आगे बढ़ रही है तो प्रोग्रेसिव हो गया। और एक कॉइल का जैसे लीड वायर है, जैसे पहले का लीड वायर यहाँ आ रहा है और उसके साथ दूसरा शुरू हो रहा है तो ये लैप हो गया। वेव होता तो ये इधर आता ना, ये इधर आता तो वेव होता। अब ये चित्र दिख रहा है आपको, और प्रोग्रेसिव है और लैप भी है, तो इनमें से कौन सा है? लैप, प्रोग्रेसिव लैप है ये। अब यहाँ आपको कैलकुलेट करना है रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच, एवरेज पिच की गणना करनी है आपको। एवरेज पिच की गणना कैसे करते हैं? कंडक्टर की संख्या 14, 14/2 कर दिया तो कितना आया? 7 है ना। ये आया आपका फ्रंट पिच, और उसमें से बैक पिच है, ये बैक पिच 2 कम कर दो, कितना आया? 5 है ना। तो एक तो 7 और 5 दोनों की जोड़ करो, कितना हुआ? 7 और 5 12 में 2 का भाग लगेगा, वो एवरेज पिच आया, वो आता आपका एवरेज पिच। तो कितना आना चाहिए? 6। तो 117 का बी। टेस्ट कौन सा है? आफ्टर रिवाइंडिंग। आफ्टर रिवाइंडिंग मतलब रिवाइंडिंग के बाद जो है ना, ये टेस्ट करना है। ये तो है ग्राउलर, चित्र दिख रहे हैं, ग्राउलर है, ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये आर्मेचर है, इसके ऊपर ये हेक्सा ब्लेड जैसा दिख रहा है ना, हेक्सा ब्लेड इसके ऊपर रख के देखते हैं तो अंदर अगर कॉइल शॉर्ट होगी तो ये पत्ती बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो ये चित्र जो दिया गया है ना, तो ये क्या बताता है? अगर कॉइल शॉर्ट होगी तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और नहीं होगी तो वो सामान्य चलता रहेगा। इसको घुमाते जाते हैं, फिर पत्ती रख करके देखते हैं हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड से आप जो चेक करते हैं। तो ये कौन सा टेस्ट चल रहा है? ग्राउलर से। ओपन कॉइल टेस्ट है नहीं, शॉर्ट कॉइल टेस्ट ये ज़रूर है, शॉर्ट कॉइल टेस्टिंग। वोल्टेज ड्रॉप इससे है नहीं, ग्राउंड कॉइल ये है नहीं, तो अपन ये हेक्सा ब्लेड ऊपर रख करके क्या चेक करते हैं? शॉर्ट कॉइल देखते हैं। तो ये जो चित्र है, ये वार्निश से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? अब कोई भी वाइंडिंग करते हैं उसके बाद फिर उसको गर्म करते हैं। गर्म करने का मूल उद्देश्य क्या है? कि उसके अंदर नमी है वो निकल जाए, मॉइस्चर को हटाने के लिए गर्म करते हैं अपन। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या है, इससे नमी को बाहर निकालना। बस सही है, वो तो नमी को बाहर निकालने के लिए ही। ये बाहर पर डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? बाहर पर जो लोड होता है कैरेक्टरिस्टिक, आर्मेचर ड्रॉप, आर्मेचर में जो ड्रॉपेज जो ज़्यादा हो जाते हैं, जो बाहर पर आर्मेचर ड्रॉप ज़्यादा हो जाएंगे तो स्पीड कम हो जाती है। इसका सी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाइंडिंग का दोष, वापस से एक चित्र आ गया है। ये कंटिन्यूटी इसमें देख रहे हैं तो वो ओपन तो नहीं है, ये देखने के लिए ये ग्राउलर का ही टेस्ट है। ऐसे अगर है तो ओपन सर्किट टेस्ट है ना। अब ये तो था आपका, अब आप मूल्यांकन करो, आपके ये की है, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, ये देखो, और ये की से आप मिलान करो, ठीक है। की से मिलान कर लेना आपके।